आज की क्लास में हम सी टेट प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर करेंगे। आज जो प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा प्राइमरी लेवल का रहेगा। पेपर फर्स्ट रहने वाला है क्लास 1 to 5 का, दिसंबर 2018 का सॉल्व पेपर करने वाले हैं। और आपको पता है सी टेट एग्जाम को फतेह करना है तो प्रीवियस ईयर सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आप सभी लोग तैयार हैं। तो पहले हम CDP के 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि पिछले ईयर में CDP में क्या प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो देखिए जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बालक होते हैं, पृष्ठभूमि से आने वाले जो बच्चे होते हैं, उनको कक्षा के माहौल की आवश्यकता किस प्रकार से होती है या माहौल की आवश्यकता होती है। जो जो क्या होता है, देखिए माहौल की आवश्यकता क्यों होती है ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए होती है क्योंकि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। अगर माहौल बनाएंगे उनके आवश्यकता अनुसार तो उनके सांस्कृतिक भाषाई का महत्व दिया जाएगा और उनका उपयोग किया जाएगा तो वो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था। सेकंड प्रश्न पूछा गया था कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। जो बच्चे सृजनात्मक और प्रतिभाशाली होते उसमें कितना आवश्यक पे हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो उसमें आवश्यक हस्तक्षेप इसलिए निर्भर करता है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है। आप सभी लोग ज्ञानी और व्याख्याता लोग हैं। हर एक प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं और फीडबैक करते हैं। अगला देखते हैं CDP में क्या प्रश्न पूछा गया था कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं होगा। किस प्रकार के बच्चे हैं? बच्चे अति संवेदनशील बच्चे हैं, उनको सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं होगा। इसके लिए जानना है जरूरी कि कौन कौन से तरीके उपयुक्त होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सभी लोगों ने चारों ऑप्शंस को देख लिया। अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा तरीका होगा कि उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश किया जाए, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार को छोटे प्रबंधित खंडों में तोड़ना या अधिगम के वैकल्पिक जो तरीके होते हैं उनकी पेशकश करना। देखिए आप सभी लोग जानते हैं, कई बार आप एग्जाम भी दे चुके हैं, बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं। देखिए जो भी अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए जो तरीका उपयुक्त नहीं होगा, देखिए उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गति समावेश करना चाहिए। फटकार लगाना ये अपने आप में निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव शब्द को हमें पहचानना है। एक कार को छोटे प्रबंधी खंडों में तोड़ना, बिल्कुल से कोई कार बड़ा उसको प्रबंधित खंडों में टुकड़ों में तोड़ लिया जाएगा तो आसान हो जाता है। कोई भी बड़ा पत्थर है उसको उठाने में भारी 1 कुंटल का है, उसको हम 5 टुकड़े कर लेते हैं 20-20 किलो के। जब 5 टुकड़े कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। इसी प्रकार ये भी होता है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश की जाए। वैकल्पिक मत तो अधिगम के कई तरीके से सिखाया जा सकता है, लेकिन फटकार लगाना ये नेगेटिव हो जाएगी, ये तरीका नहीं होगा, बाकी सारे तरीके हो जाएंगे। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं, प्रत्यास्थी हैं, विकलांग हैं या डिस्लेक्सी। तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं, समझते हैं कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। किन प्रकार के बच्चों की पहचान करते हैं? जो सृजनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। सृजनात्मक बच्चों के अलग अलग सोच वाले पैटर्न होते हैं। और ये भी आप सभी लोग जानते हैं कि सृजनात्मक बालकों के विचारों में नवीनता, कल्पनाशीलता, मौलिकता, वैधता होती है। इसलिए सृजनात्मक इज द राइट आंसर। और आपको पता है सृजनात्मक एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा कंसेप्ट है जहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है? देखिए बच्चों को जो है शिक्षक द्वारा जो है कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन कौन कौन पहले ये जान लीजिए कर सकता है। देखिए सोच, विचार, परीक्षण, विभिन्न उत्तर जैसी शब्दावली का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ये अभिसरण वाले उत्तर प्रश्न पूछेंगे तो ये आप वर्णन नहीं होगा। बाकी किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं के ऊपर चर्चा करना, ये चर्चा करना पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, भी गलतियां हाँ मेरे से हुई हैं लेकिन मैंने सुधार किया है, ये भी सही है। ये सारे क्या हैं? ये बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन है। लेकिन अभिसरण उत्तर वाले अगर प्रश्न पूछ रहे हैं ये कोई तरीका नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यही पूछा जाता है कौन सा तरीका नहीं होगा, तो हमें निगेटिव ढूंढना।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? देखिए संवेग मैकडूगल ने 14 मूल संवेग दिए हैं, ये आप सभी लोग नॉलेज में होना चाहिए। और ये आप सभी लोग जानते हैं, ध्यान हो गया, उत्तेजना हो गया, ठीक है, डर हो गया, स्मृति की प्रक्रियाएं हो गई। ध्यान, उत्तेजना और स्मृति, ये जो तीन क्या है, ये स्मृति क्या है, प्रक्रियाएं हैं, लेकिन डर एक संवेग हो जाता है। तो इनमें से कौन सा एक संवेग है? तो यहाँ पे डर एक हमारा संवेग हो जाएगा। बाकी ध्यान, उत्तेजना, स्मृति क्या हो जाएंगी? ये हमारी प्रक्रियाएं हैं। और डर क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। तो संवेग को पहचानना जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? एक 3 साल का बच्चा बता रहा है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो सबसे उत्पादन बेस्ट हमारा कौन सा बता रहा है? कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित होना चाहिए। ये सबसे बेटर है। बच्चे के अनुभव के आधारित कोई भी जवाब होगा सबसे बेहतर माना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए सबसे अच्छा वर्णन कौन कर सकता है? आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें आराम के लिए जगह बनाना और जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, ये सबसे बड़ी लाइन दी गई। अब देखिए, पहले पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना। पाठ्यक्रम को पूरा करना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट करना है बच्चे संवाद करें, पूछताछ के माध्यम से बच्चे सीखना बच्चे का इंपॉर्टेंट। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन से बच्चे नहीं सीख पाएंगे। हाँ, ये एक पार्ट है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम का एक शिक्षक दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं आप देखते रहोगे कि बच्चे में संवाद और पूछताछ माध्यम से सीखते हैं। तो ये सबसे बेहतर हमें तरीका बी ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि मात्र निर्धारित पाठ्यक्रम को समय पूरा करना, दोहराना, अनुशासन बनाए रखना ही शिक्षक का प्रमुख कार्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहन करती है? ऐसी कक्षा बताइए जो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहन करती हो, ये प्रोत्साहित करती हो। देखिए प्रोत्साहन शब्द से ही हमें पता है कि हमें ऑप्शन पॉजिटिव देखना है। और ऑप्शन पॉजिटिव कौन सा है? कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखे हों, जिन्हें दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 है, नेशनल करिकुलम 2005, इसके अकॉर्डिंग मूलतः इस विषय पर केंद्रित है कि बच्चों को क्या व कैसे पढ़ाया जाए और कैसे उन्हें चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराया जाए। ठीक है ना? तो सारा कुछ एनसीएफ, सब कुछ आपको रिमाइंड में रखना, हर एक चीज़ हमें माइंड में लेके चलना है, और जितना ज़्यादा लेके चलेंगे उतना बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है? देखिए ऐसा जो कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करे, तो सबसे अच्छा वर्णन कौन कर सकता है? एक ही कर सकता है। कौन कर सकता है? कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। जी हाँ, पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं? कक्षा में उपलब्ध संदर्भ सामग्री में से एक मानी जाती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 फ्रेम एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ से क्या प्राप्त की है? उन्होंने अपनी समझ से रचनावाद से प्राप्त की। अपनी समझ किससे प्राप्त की है? रचनावाद से। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। तो कक्षा में बच्चों को किस प्रकार से प्रेरित समझा जा सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कक्षा में बच्चों को किस प्रकार से प्रेरित समझा जा सकता है। यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने और स्कूल में आते हैं। प्रेरित बच्चे मतलब अच्छी तरीके से ड्रेसिंग सेंस में आ रहा है, तो मतलब क्या हो, कहीं ना कहीं प्रेरित होगा उस चीज़। कोई चीज़ जब अच्छा कार्य आप करते, अगर ऑफिस में मन लगेगा तो आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, ड्रेसिंग सेंस बेहतर होगा। किसी ने ऐसा होता कि मन नहीं होता लेकिन फिर भी चलो कुछ पहन लेते हैं, ऐसे चलो हो गया, धूलो मत ऐसे ही पहन लेते, तो मन का अच्छा होता है। तो ये भी हमें समझना है। एग्जामिनर ये होता है, आपके माइंड में क्या, आप किस प्रकार से सोच सकते हैं, बस आपके सोच पर निर्भर करता है। पढ़ने से ज़्यादा थिंकिंग इंपॉर्टेंट है आपकी, इसलिए यही अभ्यास करिए। प्रीवियस पेपर सारे सोल्यूशन देखिए और समझिए कि कैसे एग्जाम को सटीक आंसर दिया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा? देखिए, किसी बच्चा में क्या करना, केवल हमें ये पॉइंट ध्यान देना, अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या हो सकता है? तो अधिगम में सुधार करना मतलब कहीं न कहीं शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करना चाहिए। क्योंकि वास्तविक जीवन में बात करने का, वो भी एक दूसरे के साथ, ये सबसे बेहतर होगा अधिगम में सुधार करने के लिए। कुछ प्रश्न है आपको पढ़ के पता चल जाता है, कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं हमें पता, बस यही सही होने वाला है। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? देखिए, अनुशासन, ऐसा अनुशासन जो आपके वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा जाए, तो किस तरह की मदद कर सकता है? तो वह अनुशासन को किस प्रकार से मदद कर सकता है कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए मदद कर सकता है। इसके बाद अगला आपके सीडीपी बाल विकास से प्रश्न पूछा गया कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया? आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका, ये लाइन आपने पढ़ लिया और उत्तर आपका क्लियर हो गया। क्योंकि आनुवांशिकता और पर्यावरण का जिक्र हुआ है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण के अधिक प्रभावित होते हैं। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है विकास के संदर्भ में देखा जाए तो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार कही नहीं जा सकती? कि जीन पियाजे से 2-3 प्रश्न तो आने हैं, ये ध्यान रखना अपने दिमाग में। तो कौन सा कहा नहीं जा सकता, हमें नेगेटिव ढूंढना, नेगेटिव के लिए हमें पॉजिटिव आना चाहिए। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यह पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कह सकते। पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये कहा जा सकता है। लेकिन जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन हम नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हम नहीं कह सकते, बाकी कह सकते हैं। दोनों प्रकार से आपके एग्जाम आंसर क्लियर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी जो है पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं? अब निगेटिव आ गया, अब तो आप सीमा पढ़िए, अब सीमा नहीं, दोनों चीजें पढ़ना है, एक पहलू से काम नहीं होने वाला। देखिए, अहन मान्यता होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था में। अनुत्क्रमणिता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास नहीं हो पाता है। जो प्रतीकात्मक विचार विकास है वह आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमा में नहीं आए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानेश्वर व्याख्याता लोग हैं, कि समय बिताने के एक सुखद तरीका समय बिताना खेल को मानना है, अपने आप में निगेटिव हो जाएगा पहला। इसके अलावा सारे ऑप्शन सही होंगे कि वे नए कौशल हासिल करें, ये पॉजिटिव दे दिया गया। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करें, ये पॉजिटिव दे दिया गया। उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करें, ये पॉजिटिव दिया गया है। लेकिन समय बिताना पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऐसा प्रश्न जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने को आमंत्रित कर दे, ऐसा प्रश्न कौन सा है? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, इससे बच्चा सोचेगा अब कि हम कुछ अलग तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। ये क्रिएटिव क्वेश्चन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कर? देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के टॉपिक से प्रश्न आते हैं, कई बार हम आपको बता चुके हैं, इससे प्रश्न आएंगे। और सबसे अच्छा वर्णन प्रगतिशील का कौन सकता है? कि कर से सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती। इसके बाद है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है, अर्थात स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबिंबित करती है। पहला ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा जो होती है बाल केंद्रित होती है, इसमें उसमें चहुमुखी विकास को दृष्टिगत रखा जाता है। और प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप ही हम जानते हैं कि आजकल शिक्षा को व्यवहारिक बनाने पर सबसे ज़्यादा प्रसर किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। और प्रगतिशील शिक्षा का लक्ष्य ही होता है व्यक्ति व समाज दोनों का विकास। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? अब कोहल वर्ग का जिक्र हुआ है, जब कोहल वर्ग का जिक्र होता है, कोहल वर्ग से प्रश्न आते हैं। कोहल वर्ग मतलब उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता, नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया। ठीक है, कोई डाउट? चलिए बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किस पर संदर्भित करता है? निकटवर्ती विकास एक
निकटवर्ती विकास, इस शब्द को आपने पढ़ा होगा, शायद जानते भी होंगे, समझते भी होंगे। निकटवर्ती विकास मतलब एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सके। भाई निकट यानी स्वयं करना, तभी तो उसके ज्यादा निकट होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? एक उभयलिंगी जो व्यक्तित्व होता है, आप जानते हैं उभयलिंगी जो व्यक्तित्व होगा उसमें आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुण का संयोजन होता है। अब बोलेंगे सर ये कैसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल यही होगा, सीटेट ने इसी को सही माना। बच्चे खाली स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। किसको छोड़कर? तो आप सभी लोग जानते हैं ट्यूशन को छोड़कर संस्कृति, मीडिया, सामाजिकरण, इन तीनों में जो है बच्चे लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। लेकिन ट्यूशन से कोई मतलब नहीं होता कि आपकी लिंगता क्या है। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है। देखिए जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं उनकी आलोचनाएं होती हैं, उनकी सबकी आलोचनाएं हैं। उनकी आलोचनाओं में से एक जो आलोचना हमारी मानी जाती है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती। अगला है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है जो एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत होता है उसी को ही बुद्धि कई प्रकार से हो सकती है कह सकते हैं। अब देखो एकाधिक और यह कई प्रकार बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको सोचने में मजबूत कर देगा कि इतना सरल पूछ कैसे कर सकता है। तो पूछता है क्योंकि थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की संरचना कुछ मौलिक कारकों के समूह से होती है। दो या दो से अधिक मूल कारकों से मिलकर एक समूह का निर्माण होता है। किसने कहा? थर्स्टन ने बोला है। जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में उसकी वृद्धि का प्रदर्शन करे, मौलिक कारकों की आंकिक योग्यता, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, शाब्दिक योग्यता, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, शब्द प्रवाह, दैशिक योग्यता, ये सारे क्या है, इनको मुख्य माना गया है। ये कई प्रकार के जो होते हैं ये वही मुख्य। शिक्षक सीखने के लिए और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु हैं, तो आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं कि क्यों करेंगे? क्योंकि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर पर हमें जानना है, इसलिए हम करेंगे। ठीक है, रीजन जानना बहुत जरूरी होता है। अगला प्रश्न आइए आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यय मूल्यांकन से संबंधित नहीं? देखिए सतत और मतलब यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी करता है। और सीडीपी का 30वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि बच्चे में प्रतिभाशाली किसके कारण हो सकती है? तो बच्चे में जो प्रतिभाशालिता होती है वह आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अननोन क्रिया के द्वारा होती है। ये समझ लेना, ये पॉजिटिव बहुत चीजें कई बार रिपीट होती, इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, सीडीपी के प्रश्न हो गए। अब हम गणित के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और गणित के सवालों को हल करते। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया? देखिए हर कोई गणित सीख सकता है, पहली बात सत्य है। गणित केवल गलत हो जाएगा, सीखने के लिए कठिन हो जाएगा। लड़कियां गणित में, लड़का लिंग पक्षपात होगा, तीनों निगेटिव शब्द हमें मिल गए। लेकिन हर कोई गणित सीख सकता है, ये हमारा पॉजिटिव ऑप्शन दे दिया गया। आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट पर वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा था। बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया या कहा जाता है। ये परिस्थितियां किस प्रकार की कहलाएंगी? व्याख्या, प्रयोगशाला, आगमन, निगमन। देखिए बच्चे को क्या कहा जा रहा है? त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजना है, मतलब क्रिएटिव करना है। क्रिएटिव करना है मतलब आगमन विधि हो जाए, उदाहरण के द्वारा, उदाहरण से नियम की ओर चला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं दिया गया? देखिए संकल्पना मानचित्र की अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी लोग जानते हैं कि संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है। क्या ये सही है? सोचिए, क्योंकि केवल शब्द दे दिया कि इसलिए सत्य नहीं होगा। बाकी संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित होता है, पॉजिटिव दे दिया गया। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होता है, ये पॉजिटिव हमारा दिया गया है। ठीक है, लेकिन केवल शिक्षकों द्वारा हो, इसलिए ये नेगेटिव मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 2/3 धन 4/5 भिन्न दी गई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बस कुछ नहीं, 5 3 15 एलसीएम ले लीजिए और 3 5 15, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 चौक 12।
12 10 22/15 आ जाएगा। और 22/15 को हम 1 सही 7/15 लिख सकते हैं। 1 सही 7/15 नहीं, पहला ऑप्शन। अगला है कि दिए गए आकारों के लिए कौन सा कथन ठीक नहीं है। अब आकार दिया गया है। अब आकार देखिएगा यहाँ पे, इनमें से दो चतुर्भुज हैं। इनमें से दो समचतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आप लोगों का दिया गया वह सही हो गया। इनमें दो आयत है। दो आयत कौन कौन से आपको बताना है। सभी, ये भी सही दिया गया, सभी समांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल सही बात है। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, गलत। जब सभी हो गए सही तो एक कैसे हो सकता है। तो डी ऑप्शन इसमें से ठीक नहीं दिया गया, बाकी सारे सही दिए, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं समान होती हैं, अतः यह एक समतल आयताकार चित्र है, ना कि समांतर चतुर्भुज। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 11,000, तो पहले हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें लिख लेना है। लिखने ला है 11,000, 1000 में 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो लगाइए, फिर 1100 करिए, 2 जीरो होते हैं, फिर 11 कर दीजिए, बस जोड़ लेना है। 1 1 1 2 1, कितना हो जाएगा 1 2 1 1 1। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है 1 2 1 1, देखेंगे आपके डी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। बिंदु ए व बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा संख्याओं का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। ए व बी आप देखिएगा, यहाँ पे नंबर ए संख्याएं दी गई, इनके अंदर देखिएगा पूरा लिखा हुआ है, ए यहाँ है, बी यहाँ दिया गया। बिंदु ए व बीच की दूरी पूछी गई, कितनी इकाई की होगी। तो ये आप जानते हैं, कई बार आप पढ़ भी चुके होंगे। बिंदु ए किस पर है, 31 पर है। 31 मतलब 3100 पर है। बिंदु बी कहाँ पर आएगा, 5300 में आ जाएगा। तो 5300 ए व बी मध्य की 5300 माइनस 3100 करिए, कितना आ रहा है 22। कितनी इकाइयां आ रही है यहाँ पे, 22,000 इकाइयां आ जाएगी। तीन सही 1/4 kg चीनी, 16 सही 1/4 चीनी को कितने पैकेट बनाया जा सकते हैं। अब बहुत अच्छा प्रश्न दे दिया गया, इसमें अब थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए कुल चीनी 3 सही 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/16, सॉरी 3 सही 1/4 को हम 4 3 12 13, 13/4 भागे 1/16 कर लीजिए, यानी 13/4 गुणे 16/1, उल्टा कर लीजिए, गुणा में परिवर्तित हो जाएगा। 4 चौक 16, 13 चौक 52 पैकेट। 52 पैकेट मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की, 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा करने में लिया गया समय, यात्रा प्रारंभ करने का समय 18:40 था, यात्रा समाप्त 22:10 में हुई। मतलब 18:40 से 21:40 में 3 घंटे का समय होता कि नहीं होता। 3 घंटे के समय में 21:40 से फिर 22:20 में 40 मिनट का समय लगा, तो 3 घंटे 40 मिनट हो जाएंगे। कोई डाउट हो। 18:40 मतलब शाम के 6:40 और 10:20। अब जोड़िए कितना डिफरेंस आ रहा है आपको, 3 घंटे 40 मिनट आ जाएगा। कोई डाउट हो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तन का उपयोग करने पर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रम से बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजन में कौन सा सही नहीं है। देखिए बाल्टी भरने में अगर हम देखें तो हमारा एक फार्मूला बनता है।
फार्मूला बनता है 7 × 200 प्लस 2 × 300। पहले ऑप्शन को लेके चलते हैं। पहले ऑप्शन को लेके चलेंगे 1400 600 मतलब 2000 ml आ जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, 6 × 200 करेंगे तो 2 × 6 = 1200 और 300 × 3 मतलब 900, तो 12 कितना होता है, 2100 आ जाएगा, जो कि सही नहीं दिया गया है। तो यही हमारा सही नहीं होगा। इसके बाद 1/6 का देख लीजिए, ट्राई कर लेते हैं तीसरा भी। 1/6 में मतलब 200 का 200 हो जाएगा, और 6 है तो 6 × 3 = 18 धन 1800 हो जाएगा, तो इसका 2000 आ रहा है, इसका भी हो जाएगा। 4 4 है मतलब 2 चौको 800 हो जाएगा, और 3 चौक 12, तो 12 और 800 जोड़ेंगे 2000 आ जाएगा। तो तीनों सही है और ये वाला संयोजन गलत दिया गया, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से 7.1 × 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा होगा? सबसे अच्छा अनुमान कौन सा हो सकता है? देखिए, दशमलव के गुणा भाग बहुत आसान होते हैं, इसमें आप लोगों को घबराना नहीं। सबसे अनुमान हमारा ये होगा, सचोक 28/9, क्योंकि अनुमान पूछ रहा है, इसे 7 × 4/9 अनुमान होगा। क्योंकि पता है 3.5 के ऊपर फिर उसको 4 मान लिया जाता है, ये 9.09 इसलिए 9 ही माना गया, तो 7 × 4/9 ये हमारा निकटतम मान सही मान हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न भी प्यारा सा प्रश्न है। यदि ग्रिड में एक छोटे से वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का हाक हो तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाण क्या होगा? ये हमारे 4 आयत दिए गए हैं, ठीक है, समझिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा का वर्ग, तो ग्रिड में एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग है, एक का 4 दिया गया, एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 4 दे दिया गया, तो 4 दूनी 8, टोटल हमारी 8 इकाइयां आई, 4 ये 8 इकाइयां हो गई। तो ग्रिड में बनने वाले आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी? 2 × 4, 2 × 2 बराबर 4 इकाइयां, और आयत में कितना हो जाएगा? 8 × 4 बराबर 8 चौक 32 वर्ग इकाइयां। तो 32 वर्ग इकाइयां हमारी होंगी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा अंकों की माध्यिका क्या होगी? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न भाई, 75 जब सभी में है तो 75 ही माध्यिका कहला जाएगी, इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है? देखिए, इसमें से ठोस को मोड़कर बनाने की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इसको मोड़कर हम बना सकते हैं, फोल्ड हो जाएगा। ये अब आपकी थिंकिंग अब यहाँ पे कार्य करती, कैसी आपकी थिंकिंग है। यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या होगा? लाल भाग 40 है, 1/2 भाग है, तो यहाँ पूरा क्या हो जाएगा? 1/8 भाग कह रहा है, तो लाल भाग का आधा जैसे 40 दिया हुआ है, और 40 में पूर्ण भाग अर्थ मतलब 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? सफेद भाग का पूर्ण 1/8 दिया गया है ना, तो 1/8 × 80 कर लीजिए, पूरा हमने निकाल लिया, 1/8 × 80 करिए तो 10 आ जाएगा, तो सफेद भाग हमारा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 किस ऑप्शन दिया गया है? डी ऑप्शन दिया गया, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सफेद भाग 10 आ जाएगा। निम्नलिखित में से ठोस आकार का निरीक्षण करना, कि ठोस आकार इनमें से कौन कौन सा दिया गया है। ठोस आकार में अगर हम देखें तो हमें लगता है बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये पूरी तरह से ठोस दिया गया है। कोई डाउट हो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? इसमें लागत बताना है, इसमें से लागत किसकी अधिक दिख रही है? आप सभी लोग देखिए, तो कहीं ना कहीं हम देखें कि 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, इसकी लागत अधिक दिख जाएगी। कैसे दिख जाएगी? 200 पैकेट का मूल मतलब 200 × 250 करिए,
20 दर्जन कितने हो गए? 12, 200 गुणे 250 करिए, जो पहला ऑप्शन कह रहा है, इसमें आ जाएगा हमारे 50,000। अब 20 दर्जन का मूल आता है केवल 60,000, तो इसका मूल आएगा 60,000, इसका आ रहा है 50 के मतलब 1000। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ? सेकंड ऑप्शन का, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिएगा, +1 -1 +1 -1 +1 -1, इसका मान संख्यक पदों का योग बताना। संख्यक पदों का योग भैया +-0 +-0 +-0 होता जाएगा, इसका हमारा संख्यक क्या माने? शून्य आ जाएगा। संख्यक पदों का योग क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों में गणित द्वारा जो सीखते हैं और इसके आकलन का ध्यान भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इसमें है कि गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ पा रहे होंगे। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार से किया जाना चाहिए? तो किस प्रकार से किया जाना चाहिए, सभी लोग बताइएगा। देखिए, अनुक्रम बनाने के सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है अनुभव। अनुभव के साथ भाषा के माध्यम से समझना भी जरूरी, फिर चित्र बनाइए, फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया, पहले थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, नंबर वाइज यहाँ पे करना। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार संख्या घटाई है। 13 में 7 गया 4, और ये बचेगा 7 में। उसने यहाँ पे उधार तो ले लिया, लेकिन सेम टू सेम उसको उधार घटाया नहीं था। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, इसमें से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा कथन बच्चे के घटा सीखने का बोध कर रहा है? मतलब बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मात्रा के बारे में गलत धारणा है, इसलिए ऐसा बच्चा कर रहा है। यही तो पूछेगा, बस यही चीजें नॉलेज करना आप लोगों को। अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अधिगम आकलन का चक्र समझना बहुत जरूरी है। अधिगम आकलन का जो चक्र कहलाता है, वह कहीं ना कहीं सबसे पहले शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन कीजिए, फिर प्रगति रिपोर्ट बिकॉज बनाइए, फिर बच्चों के अधिगम प्रगति की प्रतिपुष्ट रिपोर्टिंग का संचार करिए, अर्थात सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप जानते हैं कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? उसका रीजन भी आपको पता है, क्योंकि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करता है, इसलिए इन अंकों का नहीं करते। रोमन अंक क्या करता है? स्थानीय मान का नियोजन नहीं कर पाता। ये समझना है सभी को। और अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षा का सबसे उचित उद्देश्य क्या हो सकता है? सबसे उचित उद्देश्य यही है, क्या है, कि वह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर दे रहा है। अवसर इसलिए दे रहा है कि जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहनता बनाता है, गहनता पूर्वक वह समझ पाए। अगला देखिए, अगला कह रहा है अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाला गणित क्या है? अशिक्षित दुकानदार अशिक्षित हो, लेकिन फिर वह गणित का प्रयोग करता है, और ऐसी गणित कौन सी कहलाती है? ऐसी गणित को हम संबंधित समस्याओं को हल करने के वैकल्पिक रणनीति के रूप में देखते हैं। इसमें कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा किए जाना चाहिए, यह ऑप्शन थर्ड किया जाना चाहिए। और आप जानते हैं मेरे प्यारे मित्र कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। विषम समूह अगर आ जाए तो विषम समूह को संभालना है तो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि एक दूसरे से वह सीख सकें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं। गणित में सीखने के प्रतिफल क्यों विकसित किए गए हैं? इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता कौशल को परिभाषित किया जा सके। और आप ये जानते हैं कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कार्य कौन सा एक गतिविधि होगा? तो कक्षा में होने वाला जो कार्य होता है वह बच्चों में अन्वेषण लगाना, अन्वेषण की जिक्र हो जाता है।
और अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या उदाहरण के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं होता है। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना ये नहीं होगा। समूह बनाइए, एक एक संगतता बनाइए, क्रमबद्धता करिए, ये पॉजिटिव है, ना कि ये। और इस मैथ का तीसरा प्रश्न, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसे लंबाई चौड़ाई उत्तर दिया है। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ में के बारे में आप क्या कह सकते हैं? एक शिक्षक के रूप में आप क्या कहेंगे? आप एक शिक्षक के रूप में कहीं ना कहीं बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में ना हो, ये समझाना है आपको कि क्षेत्रफल क्या है और परिमाप क्या होता है। तो ये रहा हमारे मैथ के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब आइए अगले पेपर को हम सॉल्व करते हैं। होने वाला है, तो आप लोगों की स्क्रीन पे ईवीएस पर्यावरण का प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। विकल्प का चयन करने के लिए प्रश्न है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस में लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति में कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? नेगेटिव वाले हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कौन सा नहीं होगा। इसके लिए जानना जरूरी है कि कौन कौन से होंगे। देखिए, इन बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बना, तो सक्षम बनाना पॉजिटिव है, तो सही हो जाएगा। इसमें समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे, इससे समुदाय को जो है। फिर दूसरा है, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने के अवसर, ये भी पॉजिटिव है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने मदद मिले, पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं जो बी ऑप्शन है ये निगेटिव हो जाएगा। यह जो है कहीं ना कहीं रणनीति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण के लिए कहा गया जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। ये इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी, समझना नहीं है। हमें क्या करना है? उन्हें सक्षम बनाना है, अवसर प्रदान करना बातचीत का, और सीखने में मदद करना, ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हुई। अब अगला प्रश्न है कि आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चे के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा तो बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क, ये सारी चीज़ें दी गई है। मतलब एक यहाँ पे प्रिया एक शिक्षिका है जो बच्चों से आपातकालीन के बारे में अब बात कर रही हैं। तो आपातकालीन के बारे में हम क्या कैसे कौन सा दृष्टिकोण हो जाएगा? देखिए, कोई भी एक आपातकालीन से प्रश्न आएगा, पूछा जाता है, तो आपातकालीन वाला आपको सीधे की अन्वेषण दृष्टिकोण कहलाया जाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण व्यक्ति को सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित करता है और इसी विधि से व्यक्ति खोजों, प्रयोगों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो अन्वेषण दृष्टिकोण इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि देखिए, जो समुदाय होता है महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का क्या करता है? अवसर प्रदान करता है। जहाँ पे पॉजिटिव प्रश्नों और अवसर शब्द दे दिया जाए तो हमें सटीक आंसर उसका सही हो जाता है। ये हमें थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा आप सभी लोगों को। फिर अगला ईवीएस शिक्षण अधिगम ने कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इससे समृद्ध का तात्पर्य है। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठचर्या से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, या वैश्विक पर्यावरण मुद्दों पर चिंताओं को पाठ्य पुस्तक में लिंक करना। देखिए, ईवीएस की बात हो रही है। ईवीएस से शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त जो अधिगम होता है विद्यालय के बाहर के जीवन जोड़ने का जो समृद्ध का तात्पर्य केवल एक ही होता है, और वह होता है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, अर्थात बाहरी ज्ञान। पाठ्य पुस्तक के साथ साथ बाहरी ज्ञान भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बच्चों के लिए। अगला, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। मतलब एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहें तो एक विस्तारित परिवार होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? विस्तारित मतलब संयुक्त परिवार हो जाता है। तो जब ये संयुक्त परिवार हो जाएगा मतलब शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रश्न से इस बात का पता चलता है कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। प्रश्न से ही पता चल रहा है, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए समझिएगा कि इस प्रकार से किस प्रश्नों को सही तरीके से सॉल्व करना है।
निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना या उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए, इनमें से ईवीएस कक्षा में गतिविधि और गतिविधियां जो कहलाती हैं, उनमें से आपका फील्ड भ्रमण भी होता है, श्यामपट्ट का उपयोग भी होता है, चित्र पढ़ना भी होता है, अर्थात उपयुक्त सभी। जो डी ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि समावेशी शिक्षा, विषयगत हो, एकीकृत हो या उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण कैसे बन सकता है? समग्र शिक्षा का कारण आपके समावेशी बनेगा, विषयगत भी बनेगा, एकीकृत भी बनेगा, अर्थात जो उपयुक्त सभी दिया गया है डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके किसी भी प्रश्न पर डाउट हो आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना। कि सपेरों का जो अध्याय है जागरूक करना, संवेदनशील बनाना, ताकि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। कि सांप दिखाने उनको विकल्प ले लिया है, इसके अलावा भी और कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विद्यालय में मिड डे मील कौन सा प्रासंगिक हो सकता है? तो मिड डे मील से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और मिड डे मील का प्रासंगिक अगर पूछा जाए तो एक ही होता है जहाँ पे पॉजिटिव हो अवसर शब्द, अर्थात ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर कहला जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मिड डे मील की योजना की शुरुआत कब की गई थी? आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा नीचे। जी हाँ, मिड डे मील की योजना जो है कब शुरुआत की गई थी? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? बोझ के बिना सीखना, ये भी चैप्टर से कई बार आता है, इस टॉपिक से, इस शब्द से प्रश्न पूछा जाता है। तो बोझ के बिना सीखना अर्थात अबोध का भार कम करने की जरूरत है। अबोध का भार मतलब पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना बताता है अबोध का भार कम करने की जरूरत होती। अगला है ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य होगा? कि सहयोग के मूल्यों को लागू करना और साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का केवल एक ही उद्देश्य होता है, वह होता है सहयोग के मूल्यों को लागू करना और साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। सक्रियता, संक्षेप बनाना, लागू करना, साथ में काम करना, सारे पॉजिटिव शब्द इसी भी ऑप्शन में आ गए थे। हमें किसी ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न लिखिएगा, बाला का पूरा रूप क्या है? जी हाँ, बाला, BALA, इसको बाला कहते हैं। इसका पूरा रूप होता है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग होता है, अर्थात व्यक्ति पर्यावरण से प्राप्त अनेक प्रकार के अनुभवों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की अनुक्रिया करता है। शैशवावस्था से लगातार नए नए कौशल सीखता है, फिर अनेक प्रकार के अवृत्ति को विकसित करता है, फिर विभिन्न प्रकार के व्यवहार अधिगम के क्षेत्र में निर्माण करता है। ठीक है, तो अधिगम के संज्ञानात्मक, भावात्मक क्षेत्रों में के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो क्षेत्र आपस में पूर्णतः अलग नहीं होते हैं बल्कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसी को हम बाला कहते हैं। ठीक है, एक गाना है ना, बाला 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 शैतान, ऐसे कुछ शब्द है, तो वो गाना अलग है, ये अपना शिक्षण पेडागोजी की शिक्षण विधियों का प्रश्न है। वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या होता है? जो भी वैकल्पिक ढांचे होते हैं उसका अर्थ क्या होता है? वैकल्पिक ढांचे का अर्थ ही होता है विचार जो अवधारणाओं को औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, औपचारिक रूप से। अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत अच्छा है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, ये किस प्रकार की धारणा होगी? महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, मतलब लिंग पक्षपात का जिक्र हुआ, तो कहीं ना कहीं ये आपका मिथक हो जाएगा। क्या होगा? मिथक कहला जाएगा। मिथक मतलब बेवजह। भारत में बिहार के संदर्भ में जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो पहले भारत में बिहार, अब देखिए नक्शे में बिहार कहाँ है, बिहार से फिर देखिए जम्मू कश्मीर कहाँ पड़ता है, गोवा कहाँ पड़ता है। तो बिहार राज्य के बाद देखिए जम्मू कश्मीर कहाँ है। तो बिहार से जम्मू कश्मीर की तरफ देखेंगे तो उत्तर पश्चिम आएगा और गोवा तरफ जाएंगे तो दक्षिण पश्चिम आ जाएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन जो है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में।
पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक नक्शे से प्रश्न आएगा राज्यों से रिलेटेड, ये ध्यान रखना, एक तो आना ही आना है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? वाष्पीकरण एक साइंस का प्रश्न आ गया। तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें कोई तत्व यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, अर्थात सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। मतलब सभी लोग समझ गए हैं? रसायन में इसे द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहते हैं। यह क्रिया सतह क्षेत्र व तापमान दोनों में कमी होने पर धीमी हो जाती है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कम तापमान में, जैसे ठंड के मौसम में कम परिवर्तित होता है। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता क्या कहलाती है? स्थानों, दूरियों, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने की जो क्षमता होती है वह क्या कहलाती है? वह क्षमता हमारी चित्त कौशल कहलाता है। क्योंकि स्थान दिशा को सापेक्ष समझाएंगे तो कैसे चित्र के माध्यम से हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राष्ट्रीय परिचर्या फ्रेमवर्क NCF 2005 ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? और वह होगा NCF 1975। क्या सही दिया गया है? कौन सा होगा? चलिए सभी लोग बताइए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट भी होता है, तो सभी लोगों को समझना है और अच्छे तरीके से फीडबैक करना है। सभी लोग बताइए, किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? प्रश्न हमने रिपीट कर दिया, ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना है। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा। राइट आंसर इस पर क्या होने वाला है? ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पे NCF क्या हो जाएगा? NCF 2000 इज द राइट आंसर होगा। NCF 2000 हो जाएगा। NCF 2000 में और राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा, जिसे आमतौर पर NCF के रूप में जाना जाता है, अवसरों को समानता, सीखने का आकलन, गुणवत्ता के अनुभव, शैक्षिक उद्देश्यों की बात की जाए तो NCF 2000 इज द राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? जी हाँ, सभी लोग बताइए, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी या दक्षिणी क्षेत्र? तो ज़्यादातर पूर्वोत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलता है? पूर्वोत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र इज द राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, नदी बांध जल विद्युत के लिए जो हमारा कथन होता है कि जल विद्युत सुविधाओं के बड़े बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग कर सकते हैं, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है, ये गलत हो जाएगा। बाकी यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, बिल्कुल सही। बांध जो है पानी हवा को प्रदूषित नहीं करता है। कौन सा टिकाऊ वाला कथन असत्य हो जाएगा? बाकी तीनों सही दिए गए हैं, तो असत्य वाले को चयन करके हमें आंसर कर देना। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? देखिए, ग्रीन हाउस गैस की पहचान होती है, मीथेन भी है, CH4, जलवाष्प भी है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी है। सारे मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह के तापमान को ऊंचा करती है। ग्रीन हाउस में उपस्थित गैसों को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। और कुछ ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, ओजोन, ये सारी ग्रीन हाउस गैसें। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन साथियों ये है क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे क्या होते हैं? हिमालय के वृष्टि छाया में होते हैं। और अगला प्रश्न है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है?
तो ये तो आप सब भली भांति जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। और अगला प्रश्न है कि गोलकोंडा किला किसने बनवाया? तो गोलकोंडा आप जाएंगे वहाँ पे है, साउथ में है और तेलंगाना में पड़ेगा। गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? तो गोलकोंडा का किला जो है ककाती राजवंश के राजाओं ने बनवाया था। ये आंध्र प्रदेश का एक इतिहास, पहले आंध्र प्रदेश में, अब हैदराबाद आपने पढ़ा होगा। हैदराबाद से लगभग 5 मील पश्चिम की ओर बहमनी वंश के सुल्तानों की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर एक स्थित है। गोलकुंडा का प्राचीन दुर्ग वारंगल के हिंदू राजाओं ने बनवाया था। यह देवगिरी की यादव व वारंगल के ककाती नरेश के अधिकार में रहा है। तो आप जाएंगे तेलंगाना में, यादवों का थोड़ा दबदबा आज भी है। 75 ग्राम प्रति मिलीलीटर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या हो सकता है? ये साइंस का एक पार्ट है और इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा? 45, 15 तियां 45। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? देखिए अदिश सदिश राशियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदिश राशि वह राशि है जिनमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ये क्या अदिश राशियां कहलाती हैं। तो द्रव्यमान इसमें दिया गया है, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। और सदिश कौन सी कहलाती है? वह जिसमें परिणाम और दिशा दोनों, दिशा जुड़ जाए तो फिर सदिश होगा, दिशा नहीं होगा तो अदिश होगा। दिशा जुड़ जैसे वेग, बल, संवेग, गुरुत्वाकर्षण, भार, चाल, इसमें दिशा हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं जा सकती कहलाती है। कोई प्रकाश की किरण जा ही नहीं सकती, उसी को हम अपारदर्शी बोलते हैं। अपारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तु होती जिसमें जिसको भेद कर दूसरी तरफ कोई भी प्रकाश किरण नहीं जा सकती, उसको हम अपारदर्शी बोलते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलो है? मान लीजिए चंद्रमा की सतह पर उसका भार 10 किलोग्राम, तो पृथ्वी की सतह पर कितना भार हो जाएगा? चलिए सभी लोग बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न आप पे पूछा गया है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? बेहतरीन क्वेश्चन है साइंस का। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा? लगभग आपके कितने न्यूटन हो जाएगा? बताइए सभी लोग। इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि चंद्रमा पर भार 10 kg पृथ्वी के लगभग 1/6 गुना के लगभग बराबर होता है। कितना? 1/6 गुना, मतलब 1.62 मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो चंद्रमा पर भार 10 kg है, तो हमें क्या करना का? 10 गुणे क्या कर लेना? 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर लेना। अब इसमें आप गुणा करिए, तो पृथ्वी का भार हमारा 10 किलोग्राम है। पृथ्वी का भार 10 किलोग्राम गुणे 9.8 मीटर प्रति सेकंड लगेगा, तो 98 न्यूटन आएगा। तो चंद्रमा पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार लगभग 98 न्यूटन होगा, 98 न्यूटन होगा, जो कि चंद्रमा की तुलना में लगभग 6 गुना होगा। कितने होता है? 6 गुने। तो पृथ्वी का भार निकालने के लिए हमें 10 kg गुणे 9.8 मीटर प्रति सेकंड करना पड़ेगा पृथ्वी के भार के लिए। चंद्रमा का भार अगर निकालना होगा तो 10 kg गुणे 1.6 मीटर प्रति सेकंड करना है। तो 98 न्यूटन नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन या क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इसमें सही नहीं दिया गया है। एक विलेय का विघटन दर क्या करता है? एक विलेय का जो विघटन दर होता है वह आपका सतह क्षेत्र कहलाता है। अगला जो प्रश्न है कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों के वृक्षों के संरक्षण के लिए संवेदन
संवेदनशील बनाना निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने का उपयुक्त रणनीति होगा। देखिए, अब अगर संवेदनशील बनाना है तो बच्चों को एक पौधे को अपना करने में मदद करना चाहिए कि एक पौधा आप अपना करिए, उसका सर्वेक्षण करिए, देखिए, पानी दीजिए, सब कुछ दीजिए। अपना पौधा मतलब आप इसको तैयार करें। इससे वो प्रैक्टिकल अनुभव कर पाएंगे, बेहतरीन तरीके से अच्छे समझ भी पाएंगे। अब आती हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा में देखिएगा, नीचे गद्यांश दिया गया है कि राष्ट्रीय पर्वों, सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाते हैं, कविताएं सुनी और सुनाई जाती हैं। इसे लेकर माता पिता, स्कूल, समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुकबंदियां करने लगें, रचना लगें, यह माता पिता को मंजूर नहीं। तो इस प्रकार से गद्यांश कुछ दिया गया है और आइए इस गद्यांश से प्रश्न को करते हैं। इस गद्यांश से रिलेटेड प्रश्नों को हल करते हैं। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं? क्योंकि इससे क्या होगा? क्योंकि इससे माता पिता द्वारा तय जो लक्ष्य है उसको बच्चे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये इस गद्यांश का कहना। इसके बाद जो अगला प्रश्न कह रहा है कि गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्यों? उन्हें लगता है स्कूलों में भी नहीं पसंद आता। उन्हें क्या लगता है? तो इस गद्यांश के अकॉर्डिंग कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई स्थान नहीं है। इसलिए इस गद्यांश में इन सारी चीज़ों को समझाया गया है, वैल्यूएबल बताया गया है। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? तो गीत कविता के बारे में हम जब इस गद्यांश को पढ़ेंगे गहनता से कि ये भाषा सृजनात्मक को पोषित करती, बिल्कुल सही बात है। समाज में इनकी व्यापक सहमत नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा, ये भी सही बात है। तो कौन सा कथन कविता के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो गीत कविता के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा कि समाज में इनकी कोई व्यापक सहमत नहीं। इस गद्यांश के अकॉर्डिंग ये होगा। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? तो देखिए, जो शिक्षा व्यवस्था होती है वह गीत कविता को बाधक के रूप में देखती है, क्योंकि गद्यांश हमें ये नेगेटिविटी बता रहा है, इसलिए उन प्रश्नों को पकड़ के हमें चलना है। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? तो अनुच्छेद के आधार पर हम देखें कि गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो अनुच्छेद के अकॉर्डिंग हमारा ये होगा कि इनसे बच्चे अपनी राय से भटक जाएंगे। बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? तो बच्चों के लिए लक्ष्य माता पिता निर्धारित करते हैं कि उसे क्या करना है। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया क्या होगी? तो कविता सुनी सुनाई जाए, इसमें जो क्रिया पूछी जा रही है, तो सुनी सुनाई जाए में क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी। क्यों? कविताएं सुनी सुनाई जाए में सकर्मक क्रिया इसलिए क्योंकि वाक्य में ऐसी क्रिया जिन्हें अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला है सांस्कृतिक में प्रत्यय कौन सा होगा? सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक में एक प्रत्यय लगा होगा, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है शब्द। मंजूर का समानार्थी कहते हैं मुझे मंजूर है, अर्थात मुझे स्वीकार है। अब चलिए कुछ और प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक क्या जरूरी होता है? पेडागोजी का प्रश्न है। तो सबसे अधिक कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश जरूरी होता है, क्योंकि बोलचाल प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे जरूरी कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। छात्र जब स्कूल में आता है तो उन्हें परिवेशी प्रिंट के नए स्वरूप देखने को मिलता है, और ये आप तो भली भांति जानते हैं कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ क्या होता है? इसका निहितार्थ है कि बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। उनके भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा के द्वारा प्राप्त आधारभूत कौशल क्षेत्रों के संप्रत्यय जो होते हैं उनको समझने में सहायक मिलती है, और किसी किताब को समझते हुए पढ़ सकें और उससे अपनी समझ का निर्माण कर सकें। और मेरे प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, आप सभी जानते हैं कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो भाषा सीखने सिखाने में सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, कि बच्चे जब अपने आसपास के सामाजिक भौतिक वातावरण से अलग अलग कार्यों से जुड़ते हैं तो उनकी स्वाभाविक क्षमता में विकास होता है।
साथियों, हिंदी भाषा शिक्षा का यह प्रयास होना चाहिए कि वे अगर आप हिंदी भाषा के शिक्षक, अध्यापक, अध्यापिका हैं, तो आपका क्या प्रयास होना चाहिए? आपका प्रयास होना चाहिए कि बच्चे की भाषा संबंधी सहज जो है रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर दें। क्या करना है? रचना शक्ति। और अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? आप ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? इस सबसे ज्यादा कमजोर है क्योंकि ऑलरेडी इसी पर बनाया ही गया है। खालिस्तान भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार। देखिए, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार कहीं ना कहीं संप्रेषण ही होता है, क्योंकि कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता संप्रेषण पर निर्भर करती है। यह प्रक्रिया द्विगामी होनी चाहिए, अर्थात छात्र कक्षा में केवल दर्शक के रूप में नहीं होना चाहिए, उसे भी अपने विचारों और तथ्यों आदि प्रदर्शन करने का अवसर मिलना चाहिए। अगला है, सुनने लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? और सबसे अच्छी तरीका होता है सुनी गई कहानी का अपने शब्दों में लिखना। और आप ये जानते हैं कि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। ये भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है? वाक्यों की पुनरावृत्ति करना यह भाषाई व्यवहार दर्शा रहा है कि वह समझ के साथ साथ पढ़ने की कोशिश भी करता है, क्योंकि भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि इन तरीकों से पाठकों के किसी पाठ के साथ ज़्यादा गहराई और सोच समझकर जुड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। कई बार देखते होंगे मैं खुद कई शब्दों को दोहराता हूँ। हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य क्या नहीं, मतलब ये जानना जरूरी कि हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य क्या होता है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और शिक्षकों को बताना, लेकिन बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना, त्रुटियों को ही, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आकलन त्रुटियों पर नहीं हो, कहीं ना कहीं उनको आपको हेल्प भी करना है, मदद भी करना है सीखने में। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखनकार का उदाहरण क्या होगा? अगर आपके विचार, एक शिक्षक रूप में आपका विचार लिया जा रहा है, मतलब किसी आंखें देखी घटना का लिखित वर्णन करना, क्योंकि उत्कृष्ट लेखनकार का उदाहरण वही होता है आपकी आंखों में जो दिखा हो फिर अपने शब्दों को समझकर फिर लेखनी में उतारिए। भाषा सीखने संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो भाषा अगर सीखना है तो उसके लिए बेहतर है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चा अपने आप भाषा अर्जित कर लेता है। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? तो कहीं ना कहीं लिखने में। डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब खींचना। डिस्ग्राफिया एक खास तरह की सीखने की अक्षमता है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन, अवधारणात्मक पाठों और कौशलों से बाधित करता है। जिन बच्चों में डिस्ग्राफिया पाया जाता है उनकी लेखन प्रक्रिया कठिन और बहुत ही धीमी होती है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो आप हिंदी भाषा के विविध रूप देने वाली जो रचनाएं होती हैं उनको महत्वपूर्ण मानते हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं किस प्रकार होनी चाहिए? तो नाम ही बहुभाषा कक्षा है, तो बहुभाषा कक्षा में संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। जो बच्चों की भाषाएं होती है एक दूसरे के सीखने में मदद कर सकती है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? सीखना और अर्जित करना। देखिए, भाषा का उपलब्ध परिवेश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाषा का व्याकरण, भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा में आकलन, भाषाई परिवेश। भाषा अर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करता है, समझता है और बातचीत करने के लिए शब्दों वाक्यों का प्रयोग करता है। इसलिए भाषा का उपलब्ध परिवेश इज द राइट आंसर। अब कुछ कविता है, कविता दी गई है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरग भार मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले,
पूर चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। अब आइए देखते हैं, इस कविता से प्रश्न करते हैं। कविता हमेशा ही रसानुभूत होती है। कविता का रस के अनुसार अगर पढ़ें, आप बहुत अच्छे तरीके से कविता को पढ़ सकते हैं, उसके रस की अनुभूति कर सकते हैं। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो कहीं ना कहीं अनिश्चितता की ओर संकेत किया गया है। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक? तो कहीं ना कहीं सुख और दुख के। सुमन मतलब सुख, कंटक मतलब दुख। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? कवि व्यक्ति को जो है हर स्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। अगला है, इस जीवन की यात्रा में सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख है, कुछ भी अनिश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है। तो इस जीवन की यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए जो जैसा जीवन है हंसकर जिए, जिस पल को उस पल को हंसकर एंजॉय करें, कभी भी दुखी मत हो कि कल किसने देखा है। नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समान शब्द कौन सा नहीं होगा? सरित, देखिए सरित का अर्थ ही होता है नद, तटनी, जयमाला, प्रवाह नहीं होगा। और हिंदी का 30वां प्रश्न है कि अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? जो अनिश्चित शब्द होता है इसमें कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो अनिश्चित शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? प्रत्यय कौन सा लगता है? अनिश्चित, तो अनिश्चितता बोलते हैं ना हमने, अनिश्चितता, तो यहाँ पे ता प्रत्यय। तो ये रहे प्रश्न। चलिए आइए अब संस्कृत के प्रश्न देख लेते हैं, संस्कृत के सॉल्व कर लेते हैं, और सभी लोग अपना फीडबैक बनाइएगा। सारे प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं।